हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वंशागति का आणविक आधार। हमने देखा कि विभिन्न प्रयोगों से यह प्रमाणित हो चुका है कि डीएनए अणु जो होता है यही आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो एक आनुवंशिक पदार्थ जो होता है इसके क्या गुण होते हैं? तो इनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण जो होता है वो यह होता है कि यह अपने जैसा ही एक दूसरी संरचना का निर्माण कर सकता है। अर्थात जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह अपने जैसा ही आनुवंशिक पदार्थ निर्मित कर सकते हैं। इसको कहा जाता है द्विगुणन की प्रक्रिया या प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया। तो डीएनए जो होता है ये भी एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और इनमें भी पाया जाता है द्विगुणन। तो डीएनए का द्विगुणन किस प्रकार से होता है, चलिए हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। द्विगुणन या इसको और एक नाम से जाना जाता है प्रतिकृतिकरण। अंग्रेजी में कहा जाता है रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए जो होता है वह पहले अपनी स्वयं की प्रतिकृति बनाएगा और उसके बाद में एक कोशिका विभाजन करती है। तो डीएनए का द्विगुणन जो होता है वह होता है कोशिका विभाजन में। जब एक कोशिका विभाजन करती है उसके पहले ही डीएनए जो होता है उसका द्विगुणन होता है। तो हमने कोशिका चक्र पढ़ा हुआ था। कोशिका चक्र में एस फेज होते हैं और इसी एस फेज में डीएनए जो होता है उसका द्विगुणन होता है। तो डीएनए के द्विगुणन में होता क्या है कि अगर एक कोशिका में एक डीएनए उपस्थित है, यह डीएनए जो होगा वह दो भागों में बढ़ जाएगा। अर्थात एक डीएनए से दूसरा डीएनए जो होगा उसका निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से। और जब कोशिका बटेगी तो एक कोशिका में एक डीएनए और दूसरी कोशिका में दूसरा डीएनए जो होगा वो चला जाएगा। तो ये हो गया डीएनए का द्विगुणन। तो डीएनए का द्विगुणन जो होता है उसके लिए वाटसन और क्रिक ने एक अर्ध संरक्षी विधि प्रतिपादित किया है। इसको कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। यह मेथड यह कहता है कि जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो जब एक डीएनए जो होता है उसका एक श्रृंखला होता है और नया बना हुआ जो डीएनए होता है उसमें एक दूसरी श्रृंखला के रूप में उपस्थित होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होगा तो इस डीएनए में से दोनों लड़ियां जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, पहले अलग अलग हो जाएंगी और इस प्रकार से अलग अलग होकर के ये क्या कर लेंगी, दूसरी लड़ियों का संश्लेषण कर लेती हैं। इस प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए जो होगा उसका संश्लेषण होता है। तो ये कहलाता है अर्ध संरक्षी विधि, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो वास्तव में जब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है तो इसी विधि के द्वारा होता है। तो यह द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है, चलिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। एक सामान्य प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें डीएनए का जब द्विगुणन हुआ, प्रतिकृतिकरण हुआ, तो उसका अध्ययन किया इन निम्न बिंदुओं के आधार पर। तो एक ई कोलाई जीवाणु होता है। इस ई कोलाई में डीएनए के द्विगुणन का जो अध्ययन किया गया था तो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उसका हम अध्ययन करेंगे। ई कोलाई जो है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जबकि डीएनए का द्विगुणन जो होता है वह यूकैरियोटिक में भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि डीएनए जो होता है उसका प्रतिकृतिकरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। एक सामान्य ई कोलाई जीवाणु जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जीव होता है, इनमें डीएनए के द्विगुणन का जो अध्ययन किया गया था उसमें निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन किया गया था। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट जो है वह है समारंभन बिंदु का अभिज्ञान।
समारंभन बिंदु, समारंभन बिंदु वह पॉइंट होता है, वह स्थान होता है जहां से एक डीएनए जो होते हैं उसके दोनों सूत्र जो होते हैं अलग होते हैं और वहीं से दूसरा उनका पूरक धागा जो होगा, सूत्र जो होगा वो बनना आरंभ होता है, तो वो समारंभन बिंदु कहलाता है। समारंभन बिंदु जो होते हैं ये भी डीएनए के जो विशेष न्यूक्लियोटाइड क्रम होते हैं वही स्थान होते हैं। तो एक डीएनए जो होता है इसका विशेष स्थान जो होगा वही समारंभन बिंदु के रूप में जाना जाएगा। ये समारंभन बिंदु जो होगा इसको ORI भी कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट के रूप में समारंभन बिंदु को। समारंभन बिंदु जहां पर भी शुरू होता है, याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका जब होगी तो इनके डीएनए में एक ही समारंभन बिंदु बनता है और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, क्योंकि यूकैरियोट्स का डीएनए जो होता है वह प्रोकैरियोटिक की तुलना में ज्यादा लंबी होती है, इसीलिए यूकैरियोट्स में समारंभन बिंदु जो होते हैं वे एक से अधिक हो सकते हैं। तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इकोलाई में, इसमें एक समारंभन बिंदु जो है वो निर्मित होगा। इस समारंभन बिंदु में ही कुछ एंजाइम जो होते हैं वह सक्रिय होते हैं और इनकी एंजाइम की उपस्थिति में ये जो कुंडलित श्रृंखला होती है इनका विकुंडलन शुरू हो जाता है। तो विकुंडलन जो होता है वह एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है जो कहलाता है विकुंडलन प्रोटीन। जैसे आपने क्या एक लकड़ी है, इसमें अगर आपने रस्सी या धागा को इस प्रकार से लपेटा हुआ है तो अब आप उसको क्या कर सकते हैं, खोलेंगे। तो ये खोलना जो होता है ये कहलाता है विकुंडलन, मतलब उनमें जो फोल्ड है उसको क्या कर रहे हैं आप, खोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विकुंडलन की क्रिया हो रही है। विकुंडलन प्रोटीन की सहायता से डीएनए के कुंडल जो होते हैं, जो फोल्ड जो होते हैं, जो वलन जो होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, खुलना शुरू हो जाते हैं, अनफोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये जब अनफोल्ड हो रहे हैं, विकुंडलन शुरू हो गया है इनमें, तो ये वापस फिर से कुंडलित ना हो जाए, फिर से इनमें कुंडलन ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर उपस्थित होता है एक और एंजाइम जो कहलाता है कुंडल अस्थायी प्रोटीन। कुंडल अस्थायी प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, इनको वापस कुंडलित होने से रोकने का कार्य करता है। तीसरा एंजाइम होता है यहाँ पर जो कहलाता है डीएनए गाइरेज। डीएनए गाइरेज जो होता है, जब एक तरफ से फोल्ड जो है वह खुलना शुरू हो गया लेकिन वह अंतिम छोर में तो आपस में कैसे है, कुंडलित अवस्था में ही है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर और इधर भी अति कुंडलन ना हो जाए, इसीलिए क्या होता है, अति कुंडलन को रोकने के लिए ही डीएनए गाइरेज जो होता है इनमें ऐंठन ना आ जाए, इसको कम करने के लिए, इनमें तनाव ना हो, इसके लिए डीएनए गाइरेज जो होता है वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब समारंभन बिंदु का भी ज्ञान हो तो उस समय ये तीनों प्रोटीन जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं और इस प्रकार अपना अपना कार्य करते हैं। दूसरा है आरएनए प्राइमर का निर्माण। जब समारंभन बिंदु से, जिस स्थान से डीएनए का विकुंडलन शुरू हुआ था, जब यहाँ से विकुंडलन जो होता है वह होना प्रारंभ हो जाता है तो यह एक वाई आकार की संरचना में दिखाई देने लग जाता है, एक वाई आकार की संरचना के रूप में दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार से यहाँ से ये क्या हो गया, इनका कुंडलन जो है वो क्या हो चुका है, खुल चुका है, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो ये इस प्रकार से वाई आकार का दिखाई देगा जो कहलाता है प्रतिकृति द्विभुज। ये वाई आकार का जो द्विभुज दिखाई देता है,
अब यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। चलिए हम इसको पॉइंट आउट कर ले। पहले ये 5 डेज सिरा है और ये 3 डेज सिरा है। ये 5 डेज का अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 डेज सिरा, और ये 3 डेज का अपोजिट हो गया 5 डेज सिरा। तो जब एक डीएनए जो होता है यह खुल जाते हैं इनके दोनों सूत्र, तो यहाँ से पहले सीधे सीधे इनके डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है वो आकर के जुड़ना शुरू नहीं होते हैं। सबसे पहले इस खुली हुई श्रृंखला पर आरएनए के एक छोटे से खंड का संश्लेषण होता है, और इस प्रकार अगर यहाँ पर जो भी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड उपस्थित है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो इनके जो पूरक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो यहाँ आकर के जुड़ते जाएंगे और एक छोटे से खंड का निर्माण हो जाएगा जो लगभग 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होगा। ये कहलाता है आरएनए प्राइमर। इस छोटे से खंड को कहा जाता है आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर जो होता है वह प्राइमेज एंजाइम की उपस्थिति में संश्लेषित होता है। तो जब ये आरएनए प्राइमर बन जाता है, अब यहाँ पर जो डीएनए जो होंगे उसके पूरक न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो आकर के इसमें जुड़ते जाएंगे और क्या बनना शुरू हो जाएगा, डीएनए का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। डीएनए जो बनना शुरू होता है वो बनता है एक एंजाइम की उपस्थिति में जो कहलाता है डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं इसके 2-3 भाग होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। तो ये तीनों जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और जिस स्थान पर ये द्विगुणन की प्रक्रिया हो रही है वहां पर उपस्थित पूरक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, पूरक न्यूक्लियोटाइड क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ उपस्थित होंगे, यहाँ उपस्थित जितने भी न्यूक्लियोटाइड है, मान लीजिए कि यहाँ पर एडेनिन उपस्थित है, इस प्रकार से अगर एडेनिन उपस्थित है तो इसका पूरक न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। ये थाइमिन जो होगा वह इस एडेनिन के साथ आकर के क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ में हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे। किसकी उपस्थिति में, डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो क्या करना शुरू कर दे रहा है, एक श्रृंखला जो बनी हुई है उसी के पूरक श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ करना शुरू कर दिया जब आरएनए प्राइमर बन चुका है। अब यहाँ पर दूसरा जो श्रृंखला बनेगा वो बनेगा कौन सी दिशा में, 5 डेज, और ये दूसरी श्रृंखला जो है वो बन रही है 3 डेज के रूप में। इस प्रकार से एक श्रृंखला जो है वो लगातार, ये 3 डेज के रूप में एक श्रृंखला जो है वो कैसी बन जाती है, लगातार बनती जाती है। जैसे ही आरएनए प्राइमर बन जाता है, पूरक न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वे डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से लगातार इस श्रृंखला को संश्लेषित करते जाते हैं। तो यह श्रृंखला जो होती है वह कहलाती है अग्रज श्रृंखला। अग्रज श्रृंखला या लीडिंग स्ट्रैंड, इसको कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ये अग्रज श्रृंखला जो होती है वो बनती है हमेशा 5 डेज 3 डेज की ओर। इस प्रकार से ये श्रृंखला का निर्माण होता है। दूसरी श्रृंखला जो होती है, एक और श्रृंखला जो बनेगी 3 डेज 5 डेज की ओर। यहाँ पर जो श्रृंखला निर्मित होता है वह लगातार नहीं होता है, वह बनता है पहले छोटे छोटे खंडों के रूप में। तो यहाँ की श्रृंखला जो होगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी कि आरएनए प्राइमर के छोटे छोटे खंड जो होंगे वो क्या होते जाएंगे, बीच बीच में इस प्रकार से निर्मित होते जाएंगे। इस प्रकार ये आरएनए प्राइमर बनते गए। अब इसके साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज की सक्रियता के कारण पूरक खंड जो होते हैं वह भी क्या होते जाएंगे, निर्मित होते जाएंगे इस प्रकार से। तो चूंकि ये क्या हो रहा है, खंडों में ये लगातार नहीं संश्लेषित हो रहा है, ये क्या बन रहा है, खंड खंड में ही क्या होता जा रहा है, संश्लेषित होता जा रहा है। और ये खंड जो होते हैं जो बन रहे हैं
ये खंड कहलाते हैं ओकाजाकी खंड। ये खंड कहलाते हैं ओकाजाकी खंड, और ये ओकाजाकी ने खोजा हुआ था, इसीलिए इसके नाम पर दिया हुआ है। ये खंड जो होते हैं वह पूरक न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसके खंड होते हैं। इसमें से मोस्टली जो है वो ये आरएनए प्राइमर है, इसको भी हम आरएनए प्राइमर अगर कह दें तो इस प्रकार ये भी आरएनए प्राइमर है, और इसके साथ साथ डीएनए जो है वह भी संश्लेषित होता जा रहा है इस प्रकार से। ओकाजाकी खंड जब निर्मित हो जाते हैं तो यह बनते हैं 3 डेज 5 डेज सिरे की ओर। 3 डेज 5 डेज सिरे की ओर बन रहे हैं ये। तो डीएनए की जिस श्रृंखला में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं, छोटे छोटे ओकाजाकी खंडों का निर्माण हुआ है, यह श्रृंखला जो होती है वह कहलाती है पश्चगामी श्रृंखला, या इसको कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये पश्चगामी श्रृंखला जो होती है, अब इसमें क्या होगा, आरएनए प्राइमर का उच्छेदन होगा। जहां जहां पर आरएनए प्राइमर्स जुड़े हुए थे, क्योंकि आरएनए जो होते हैं उसके न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो परिवर्तित रहते हैं डीएनए की तुलना में, इसीलिए आरएनए प्राइमर्स जहां जहां पर भी उपस्थित रहे हैं, अब उस आरएनए खंड को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर इस डीएनए पॉलीमरेज की सक्रियता के कारण जो पूरक न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वह क्या करते जाएंगे, आपस में भरते जाएंगे, और इन खंडों में जो आरएनए प्राइमर को हटा दिया गया है वहां पर जो पूरक श्रृंखला जो है वो निर्मित हो रही है। तो डीएनए पॉलीमरेज की सक्रियता से क्या हो गया, यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर्स थे उसको जब हटा दिया गया, उच्छेदन कर दिया गया, तो वहां पर पूरे क्या बन गए, डीएनए पॉलीमरेज की सक्रियता के कारण पूरक न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ गए। अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर उपस्थित एक और एंजाइम सक्रिय होगा जो इनको पूरा लगातार जोड़ने का कार्य करेगा। इनको लगातार जोड़ने का कार्य करता है वह एंजाइम है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज की सहायता से पश्चगामी श्रृंखला जो होती है वो भी सतत श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर होता है, और ये श्रृंखला जो होती है वो क्रमशः क्या होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। और जब जब ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी तो ये क्या हो जाएंगी, 2 श्रृंखलाओं में डिवाइड हो जाएंगी, 2 अलग अलग श्रृंखला बन जाएंगी, और ये दोनों श्रृंखलाएं जो होंगी वह इसमें से एक जो श्रृंखला होगा वह जनक के समान होगा, पुराना, और इसका भी एक श्रृंखला जो है वो कैसा है, जनक के समान है, पुराना वाला श्रृंखला, और दूसरी श्रृंखला जो है वह कौन सी है, नई बनी, नए संश्लेषित श्रृंखला के रूप में है, और इसी विधि को कहा जाता है अर्ध संरक्षी विधि। तो अर्ध संरक्षी विधि में यही होता है कि जो नया बना डीएनए होता है उसमें से एक श्रृंखला जनक का होता है, और दूसरी श्रृंखला जो होती है वह नए संश्लेषित श्रृंखला होती है। तो जितने भी जीवधारी हैं इनमें डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है, जो द्विगुणन होता है, वह इसी प्रकार से होता